गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेबर कॉस्ट। तो उसके लिए एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहला फॉर्मेट सीखते हैं। ओके, तो आपको सबसे पहला हेडिंग डालना है स्टेटमेंट शोइंग लेबर कॉस्ट। ये हेडिंग है स्टेटमेंट शोइंग लेबर कॉस्ट। फिर आपके जो फ्रेंड्स कॉलम है पर्टिकुलर्स और अमाउंट ये आपको डालने हैं। अकाउंट्स में ये फ्रेंड्स कॉलम माने जाते हैं। पर्टिकुलर्स और अमाउंट ये फ्रेंड्स कॉलम हम लोग डालेंगे। अभी इसमें अपने को लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। लेबर कॉस्ट का मतलब क्या रहता है, कितना खर्चा लेबर को पे करने को लगेगा, कितना खर्चा कंपनी को लेबर को पे करने के लिए लगेगा, उसको हम लोग बोलेंगे लेबर कॉस्ट। अभी उसका कैलकुलेशन कैसे करने का मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला क्या आता है, बेसिक पे आता है। ये आपने शायद से टैक्स लिया रहेगा तो ये पढ़ा रहेगा। सबसे पहला आता है बेसिक पे। अभी बेसिक पे क्या रहता है, जिसके ऊपर बाकी के अलाउंस डिपेंडेंट रहते हैं वो आपका बेसिक पे रहता है। जैसे कि आपका हाउस रेंट अलाउंस है, फिर ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सब बेसिक पे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। बेसिक पे, तो सबसे पहला बेसिक पे आएगा। फिर आपका आएगा डियरनेस अलाउंस। मराठी में इसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। डियरनेस अलाउंस डीए बोलेंगे। डियरनेस अलाउंस के बाद बाकी के अलाउंस आएंगे या बोनस आएगा। बोनस के बाद अदर अलाउंसेस। एग्जाम्पल हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंस या ट्रैवलिंग अलाउंस। उसके बाद अभी पीएफ का कंट्रीब्यूशन और ईएसआई का कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये दो टाइप का रहता है। सबसे पहला तो है अपने सैलरी से कट होता है, और दूसरा जितना सैलरी से कट होता है उतना ही एम्प्लॉयर एक्स्ट्रा डालता है। तो हम लोग इधर सैलरी से जो कट होता है वो नहीं लेंगे, उसको बोलेंगे एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन। सैलरी से कट होता है वो क्या है, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो अपने लिए कंपनी डालती है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इधर आएगा, तो इधर क्या लिखेंगे, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। और ऊपर का प्रोविडेंट फंड है। ओके, अभी इनकी टोटल को हम लोग बोलेंगे लेबर कॉस्ट। इनकी टोटल को हम लोग बोलेंगे लेबर कॉस्ट। तो ये आप लिख के ले लो। तो ये अगर टैक्स लिया रहेगा तो ये सैलरी के चैप्टर के जैसा है। जो भी पैसा अपने को कंपनी दे रही है वो अपने को ऐड करते रहना है।
जैसे बेसिक पे है, डियरनेस अलाउंस, बोनस या बाकी के अलाउंसेस, फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस, तो ये सब ऐड करना है। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने भेजा है, सबसे पहला लेंगे प्रॉब्लम नंबर 39। प्रॉब्लम नंबर 39 मैंने आपको भेजा है। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। तो इसमें बेसिक पे दिया है 7 लाख, फिर लीज रेंट पेड फॉर अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय 2 लाख। अभी 2 लाख टोटल रेंट है, उसमें से एम्प्लॉय 40,000 भर रहा है, तो 1,60,000 ही लेना पड़ेगा। टोटल 2 लाख भाड़ा है, उसमें से 40,000 एम्प्लॉय पे कर रहा है, तो हम लोग उसको 1,60,000 देंगे। बाद में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 75,000, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ नहीं लेना है। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, मतलब उसका कुछ खर्चा आएगा तो हम लोग ने उसको रिटर्न किया है, जितना भी खर्चा मेडिकल के लिए आ गया तो हम लोग ने उसको रिटर्न किया है, ये लेने का है। बाद में हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज़ फैमिली मेम्बर बोन बाय एम्प्लॉयर, ये भी लेने का है। फिर फेस्टिवल बोनस 20,000 लेने का है। फेस्टिवल एडवांस नहीं लेने का है, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो सैलरी में इंक्लूड होती है, तो आपको फेस्टिवल बोनस लेना है, फेस्टिवल एडवांस नहीं लेना है। बाद में कॉम्प्यूट द एम्प्लॉय कॉस्ट, आपको एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो आपको हेडिंग डालने का है। हेडिंग डालो स्टेटमेंट शोइंग एम्प्लॉय कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग एम्प्लॉय कॉस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट 2 कॉलम डालने हैं, तो उसमें सिर्फ आपको नाम लिखना है, अमाउंट डालनी है, और जो जो अमाउंट आपको कंसीडर नहीं करने हैं उनको लिखना नहीं है। सिंपल सा प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट 2 कॉलम करने हैं, फिर रूलिंग करते हैं एक 10 लाइन का। सबसे पहला बॉर्डर, अभी रूलिंग करेंगे। तो रूलिंग करके हो गया। अब ये पर्टिकुलर्स के कॉलम को क्लोज करेंगे। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आएगा बेसिक पे 7 लाख, बेसिक पे के बाद आएगा लीज रेंट बोन बाय एम्प्लॉयर, लीज रेंट बोन बाय एम्प्लॉयर, जितना वो बेयर कर रहा है उतना ही आएगा, लीज रेंट बोन बाय एम्प्लॉयर। तो टोटल 2 लाख भाड़ा है, 2 लाख में से 40,000 एम्प्लॉय पे कर रहा है, तो जो एम्प्लॉयर है 1,60,000 ही पे कर रहा है, 1,60,000 एम्प्लॉयर पे कर रहा है, उतना ही लेने का है। बाद में अगला है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, पीएफ के लिए कितना पैसा डाल रहा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ वो डाल रहा है 40,000, नहीं 70 है, 75,000 है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 75,000। उसके बाद रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस 67,000, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस है 67,000। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बोन बाय एम्प्लॉयर, हॉस्पिटलाइजेशन
expenses hospitalization expenses borne by employer, ये है 19,000 और फेस्टिवल बोनस 20,000। ओके, तो ये हो गया। अभी इनकी टोटल लेनी है। टोटल 10,41,000, उसको नाम देने का एम्प्लॉय कॉस्ट। इसको क्लोज कर दो। अभी टोटल लेने के बाद जो जो आइटम्स को आपने नहीं लिया है उसका नोट लिखना है। अभी इधर आपने एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ नहीं लिया है, उसका नोट लिखना पड़ेगा। Employees contribution to PF is not considered in calculating employee cost. उसके बाद आपने फेस्टिवल एडवांस नहीं लिया है तो उसका भी नोट लिखने का। Festival advance is not considered in calculating employee cost. तो ये दो इनकम हम लोग ने नहीं लिए थे तो उसके बारे में हम लोग ने लिखा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया। ये 38 था, 39 नहीं, 38 प्रॉब्लम है। अभी हम लोग लेंगे 40th प्रॉब्लम। कल 39 किया, अभी 40th प्रॉब्लम लेंगे। ये प्रॉब्लम में वर्कर इज पेड 100 पर मंथ, तो 100 रुपया उसका पर मंथ का सैलरी है। डियरनेस अलाउंस 200 पर मंथ। बाद में प्रोविडेंट फंड 8 1/3% और एम्प्लॉयर भी उतना ही दे रहा है जितना 8 1/3% एम्प्लॉय का जा रहा है और उतना ही एम्प्लॉयर भी डाल रहा है। और ईएसआई के लिए 1/2% है, उसमें से 0.5% एम्प्लॉयज पे कर रहे हैं, 1% एम्प्लॉयर पे कर रहा है। द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर आर 300 ऑफ 8 आवर्स, तो 300 दिन है 8 घंटों के। और ऑफ दिस आउट ऑफ दिस द वर्कर्स इज एंटाइटल्ड टू 15 डेज लीव, 15 दिन लीव के लिए अलाउड है। इट इज़ अ फर्म्स प्रैक्टिस टू पे 2 months वेजेस एज बोनस, 2 महीने का पेमेंट बोनस करके देने का। कैलकुलेट द वेज रेट पर आवर फॉर कॉस्टिंग पर्पस, तो अपने को वेज रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वेज रेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और लेबर कॉस्ट को आपको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करना। तो हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट शोइंग लेबर कॉस्ट। ओके, तो ये 40th प्रॉब्लम है। फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं।
स्टेटमेंट शोइंग लेबर कॉस्ट। स्टेटमेंट शोइंग लेबर कॉस्ट फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला बॉर्डर, उसके बाद अभी रूलिंग करते हैं। ओके, तो रूलिंग करके हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आएगा वेजेस आएगा, और वेजेस जो है 100 पर मंथ, तो 100 इंटू 12 करना है। ₹100 इंटू 12 मंथ्स, तो ये 1200 रुपया आएगा। उसके बाद डियरनेस अलाउंस 200 रुपया मिल रहा है। डियरनेस अलाउंस मतलब डीए, $200 इंटू 12 2400 रुपया मिलेगा। फिर एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई। अभी ये जो है 8 1/3% है। अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, वेजेस और डियरनेस अलाउंस का टोटल लेना पड़ेगा और उसके ऊपर 8 1/3% निकालने का है। तो अभी ये कैसे करेंगे, 1200 रुपया वेजेस, 2400 रुपया डियरनेस अलाउंस और उसके ऊपर 8 1/3%। तो ये 3600 का 8 1/3% आएगा। ठीक है, तो अभी 3600 का 8.333333, तो ये 30,000% करना है अपॉन 100, तो ये 300 रुपया आएगा। उसके बाद ईएसआई 1% है, $3600 का 1%। $3600 का 1% आएगा 36, और बोनस 2 महीने का सैलरी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपया वेजेस और 200 रुपया डियरनेस अलाउंस, ये दोनों के टोटल को 2 महीने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 300 रुपया हो गया पर मंथ। 300 रुपया 2 महीने के लिए बोनस देना है। तो ये 600 रुपया बोनस देना पड़ेगा। तो सबसे पहला वेजेस दिया आपने
₹100 12 महीने के लिए, डियरनेस अलाउंस ₹200 12 महीने के लिए, फिर टोटल जो आ रही है 3600 का 8 1/3 का मतलब है 8.33, तो 8.33% 300 दिया, फिर 3600 का 1/3 ESI दिया 1%, 3600 का 1% ESI, और बोनस 2 महीने का मतलब ₹100 वेजेस और ₹200 डियरनेस अलाउंस, इसका टोटल आपको 2 महीने के लिए देना है। तो ₹300 2 महीने के लिए देना है, मतलब आपको ₹600 देना है। ठीक है, अभी इनकी टोटल कैलकुलेट करेंगे और उसको नाम देंगे लेबर कॉस्ट। 4536 टोटल है, नाम देंगे लेबर कॉस्ट। टोटल क्लोज करेंगे। अभी इधर आपको आवरली रेट निकालने का है। तो अभी ये प्रॉब्लम में आपको 300 दिन बोले हैं और हर दिन 8 घंटा काम रहता है। 300 दिन और 8 घंटा काम, तो 300 इंटू 8 करना पड़ेगा, और 300 में से 15 दिन लीव है, तो 300 में से 15 दिन गए तो 285 डेज होते हैं और हर दिन 8 घंटा काम करना पड़ता है। तो अभी सबसे पहला आवर्स निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव आवर्स। इफेक्टिव आवर्स तो वो कैसे निकालेंगे? 300 में से 15 माइनस किए लीव्स के डेज इनटू 8 आवर्स। ओके, तो ये आ जाएंगे 285 डेज और इनटू 8 आवर्स। तो 285 इंटू 8 करना पड़ेगा, उतने घंटे हम लोग ईयर में काम करते हैं। 285 इंटू 8 मतलब ये 2280, ईयर में 2280 घंटा काम करते हैं। और 2280 के लिए अपने को 4536 रुपया पे करना है। तो घंटे का कितना कैलकुलेट करना है? आवरली रेट इक्वल टू लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आवर्स। कितने घंटा काम किया है उससे डिवाइड करना है। ठीक है, अभी लेबर कॉस्ट जो है 4536 है और 2280 घंटा काम किया है। तो 4530 को 2280 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.99 आता है, ₹1.99। ठीक है, इतना उसका आवरली रेट आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया अपना। अभी अगला प्रॉब्लम, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर डे ऑफ 8 आवर्स। आपको अभी कॉस्ट पर डे निकालने का है। पिछले प्रॉब्लम में हावरली रेट निकाला था, अभी डेली रेट निकालने का है, या कॉस्ट पर डे 8 घंटे का ऑफ एंगेजिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर। सबसे पहला मंथली सैलरी बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस,
तो दोनों मिला के उसका जो बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस मिल रहा है 200 रुपया मिल रहा है महीने का। लीव सैलरी 5%, मतलब 200 का 5% उसको लीव सैलरी है। फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 8%, 8% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है पीएफ के लिए। फिर 2.5% स्टेट इंश्योरेंस के लिए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। और एक्सपेंडिचर ऑन एमेनिटीज 17.95, तो इतना हम लोग दे रहे। और नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ मंथ 200 घंटा हम लोग काम कर रहे हैं। अभी सबसे पहला अपने को डेज कैलकुलेट करेंगे। तो 200 घंटा है महीने में और एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं, तो डेज कैलकुलेट करने के लिए 200 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हम लोग लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। 41 प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला लेबर कॉस्ट का कैलकुलेशन आएगा। फिर कैलकुलेशन आने के बाद अभी हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला बॉर्डर, बॉर्डर हो गई। अभी रूलिंग करते हैं। तो ये रूलिंग करके हो गया। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मंथली सैलरी है 200। मंथली सैलरी 200। फिर लीव सैलरी, सैलरी का 5% है। तो 200 का 5% निकालना पड़ेगा। तो वो 10 है। 200 का 5% 10। अभी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 5% है। तो इधर 200 और 10 का 5%, सॉरी 8% है। 200 और 10 का 8%। 210 का 8%। तो वो 16.80 है। 2 डेसिमल तक लिखते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई। तो ये 210 का 2.5% है। दो सौ दस का 2.5%, 5.25। और एमेनिटीज़ के लिए एक्सपेंडिचर और एमेनिटीज़ 795, मतलब जो भी वो लोग अपने को प्रोविज़न दे रहे
फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उनको अमेनिटीज़ बोलते हैं। तो उसका जो एक्सपेंडिचर है 17.95 एक्सपेंडिचर ऑन अमेनिटीज़, जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट है 17.95। ठीक है, तो मंथली सैलरी 200 है, 200 का 5% लीव सैलरी 10 है, फिर 210 का 8% 16.80 पीएफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है, फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई 210 का 2.5% है, 210 का 2.5%, और एक्सपेंडिचर एमिनिटीज 17.95 इनकी टोटल लेंगे। इनकी टोटल है 250, इसको नाम देंगे लेबर कॉस्ट। इसको क्लोज करेंगे। अभी ये प्रॉब्लम में आपको कॉस्ट पर डे पूछा है, तो आपको सबसे पहला कितने डेज है वो कैलकुलेट करना है। तो इधर कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल आवर्स इन अ मंथ total hours in a month divided by hours in a day। पूरे महीने में कितने घंटे हैं और एक दिन में कितने घंटे, उसको डिवाइड करना है। टोटल आवर्स इन अ मंथ डिवाइडेड बाय आवर्स इन अ डे, इन अ डे। तो ये कैसे रहेगा, पूरे महीने में 200 घंटे होते हैं, 200 आवर्स, और एक दिन में 8 घंटे होते हैं। 200 घंटे एक महीने में और एक दिन में 8 घंटे होते हैं। एक दिन में 8 घंटे, उससे डिवाइड करेंगे, 200 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 दिन होते हैं, इक्वल टू 25 डेज, 25 डेज। ठीक है, तो 25 दिन के लिए हम लोग 250 रुपया पे कर रहे हैं, 25 दिन के लिए 250 रुपया। तो कॉस्ट पर डे कितना होगा, कॉस्ट पर डे या लेबर कॉस्ट पर डे, लेबर कॉस्ट पर डे ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पर सबसे पहला तो लेबर कॉस्ट आएगा, लेबर कॉस्ट, और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ से, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। तो लेबर कॉस्ट जो है अपनी 250 रुपया है, और नंबर ऑफ डेज जो है 25 डेज। तो उसको डिवाइड करके आपका लेबर कॉस्ट आएगा 10 रुपया, 10 रुपया लेबर कॉस्ट आया। तो सबसे पहला हम लोग ने टोटल लेबर कॉस्ट निकाली, फिर महीने में कितने दिन होते हैं वो निकाले। कैसे निकालोगे, महीने में कितने घंटे हैं उसको दिन में कितने घंटे होते हैं इससे डिवाइड किया, 25 दिन आ गए, और 250 रुपया 25 दिन के लिए लगता है। तो एक दिन के लिए कितना लगेगा, 250 डिवाइड बाय 25, तो एक दिन के लिए अपने को 10 रुपया लगेगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद अभी 43rd प्रॉब्लम, 42। तो 42 प्रॉब्लम में पढ़ता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
अवेलेबल, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट वेज बिल। अभी नेट वेज बिल क्या होता है, नेट वेज में से अपने को क्या करना पड़ता है, डिडक्शंस माइनस करना पड़ता है। जैसे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, ये सब माइनस करना पड़ता है। और मैं एडवांस अगेंस्ट वेजेस अभी इधर दिया है क्वेश्चन में। अभी कैलकुलेट नेट वेज बिल एज वेल एज द टोटल वेजेस कॉस्ट, मतलब नेट वेज बिल भी निकालने का है और आपको लेबर कॉस्ट भी निकालने का है। एज पर द टाइम कार्ड्स द ग्रॉस अर्निंग्स ऑफ द वर्कमैन इज 3 लाख, मतलब 3 लाख विदाउट एनी डिडक्शन है। तो और उसके अलावा क्या क्या डिडक्शन हो गया है, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 25,000, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई 8,000, एडवांस अगेंस्ट वेजेस ईएसआई जो है 4,000 है, एडवांस अगेंस्ट वेजेस 8,000 है, कॉपरेटिव ड्यूज 6,000, कैंटीन चार्जेस 1,000 और इनकम टैक्स 5,000। तो ये सब माइनस करना पड़ेगा। और कंपनीज कंट्रीब्यूशन मतलब एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, तो अपने को ये ऊपर की चीज़ें सब ऐड करनी पड़ेगी वेज बिल निकालने के लिए। और उसके बाद आपको लेबर कॉस्ट या टोटल वेजेस कॉस्ट भी निकालनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 लाख में से 3 लाख में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएफ को और ईएसआई को ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल है प्रॉब्लम, हेडिंग डालते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ नेट वेज बिल, प्रॉब्लम नंबर 42। प्रॉब्लम नंबर 42 हेडिंग डालो स्टेटमेंट ऑफ नेट वेज बिल, स्टेटमेंट ऑफ नेट वेज बिल, नेट वेज बिल, स्टेटमेंट ऑफ नेट वेज बिल, ये हेडिंग है। और फिर इधर आपको 2 कॉलम्स करने हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये 2 कॉलम्स आपको करने हैं। तो अमाउंट के कॉलम करो, और ये थोड़ा सा बड़ा बनाओ, एक 15 लाइन का बनाओ। सबसे पहले बॉर्डर बनाते हैं। अभी बॉर्डर बनाने के बाद रूलिंग करते हैं। तो ये रूलिंग करके हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये जो 3 लाख है वो है ग्रॉस अर्निंग्स, आउटर कॉलम में लेना है। ग्रॉस अर्निंग्स 3 लाख आउटर कॉलम में ले लो, और उसमें से अपने को डिडक्शंस माइनस करना है। ग्रॉस अर्निंग्स 3 लाख है। अभी डिडक्शंस क्या क्या है, हेडिंग डालने का लेस डिडक्शंस। लेस डिडक्शंस क्या क्या है, अंडरलाइन करो। सबसे पहला जो है डिडक्शन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई। एम्प्लॉई चाहिए हो, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ऊपर का था वो एम्प्लॉयर था, अब ये एम्प्लॉई है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू ईएफ मतलब अपने सैलरी से कट हो रहा है 4,000, और ईएसआई नहीं सॉरी ये 25,000 है। 25,000 पीएफ कट हो रहा है, 4,000 ईएसआई कट हो रहा है। तो ये दोनों भी एम्प्लॉय का है, मतलब अपने सैलरी से कट हो रहा है। 25,000 पीएफ को जा रहा है, 4,000 ईएसआई को जा रहा है। तो ये पॉइंट क्लियर है।
एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सैलरी से कट होता है, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो सैलरी से कट होता है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी में ऐड होता है। तो 3 लाख में से 25,000 पीएफ का और ईएसआई का ईएसआई का 4,000 ऐड हो जाएगा। ओके, और क्या क्या ऐड करना है? एडवांस अगेंस्ट वेजेस, तो ये भी आपको लेना है, 8,000 माइनस करना पड़ेगा। एडवांस अगेंस्ट वेजेस, ये 8,000 लेस करना पड़ेगा। फिर और क्या क्या जाएगा? कोऑपरेटिव ड्यूज 6,000, कोऑपरेटिव सोसाइटी से कुछ परचेस किया रहेगा तो उससे 6,000 रुपये जाएंगे। कोऑपरेटिव ड्यूज 6,000। कोऑपरेटिव ड्यूज 6,000। फिर कैंटीन चार्जेस 1,000, कैंटीन चार्जेस 1,000। कैंटीन चार्जेस 1,000। इनकम टैक्स 5,000, इनकम टैक्स 5,000। तो ये सब आइटम्स माइनस हो रहे हैं। अभी इनकी टोटल 3 लाख से माइनस करेंगे। इनकी टोटल लेते हैं, इनकी टोटल 49,000 ये माइनस करेंगे और नेट वेजेस मिलेगा। तो 3 लाख में से 49,000 गया तो ये नेट वेजेस है। तो क्लोज करते हैं सबसे पहला डिडक्शंस को और फिर नेट वेजेस को क्लोज करते हैं। तो अर्निंग से अपना डिडक्ट हो जाता है और बाकी का पेमेंट अपने हाथ में मिलता है। और फिर ये जो 3 लाख है इसमें फिर से एम्प्लॉयर जो अपना कंपनी है वो भी उतना ही पैसा अपने फंड में डालती है। तो ये प्रॉब्लम में 25,000 और 8,000 रुपया एम्प्लॉयर ने डाला है। तो ये क्या होगा? लेबर कॉस्ट हो जाएगी। तो ये हम लोग ने नेट वेजेस निकाला, अभी अपने को लेबर कॉस्ट निकालना है। तो अगला हेडिंग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट। इधर 2 ही कॉलम है, 2 अमाउंट के कॉलम की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट। फॉर्मेट बनाएंगे 10 लाइन का। सबसे पहला बॉर्डर, अभी रूलिंग करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट। अभी इसमें सबसे पहला ग्रॉस अर्निंग्स आएगा 3 लाख। सबसे पहला ग्रॉस अर्निंग्स 3 लाख आएगा और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएफ के लिए और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ईएसआई के लिए ये ऐड करना पड़ेगा। इधर अमाउंट डायरेक्टली दी है, अपने को कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएफ के लिए है 25,000 और ईएसआई के लिए 8,000। ईएसआई के लिए 8,000 डाल रहा है और ये ऐड करना है।
ऐड करके 3,33,000, तो ये है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट है, इसको क्लोज करो। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया, तो फिर आज का लेक्चर ख़त्म। ओके, थैंक यू।